महिमा जी, सबसे पहले चूंकि एक कांग्रेस नेता के बयान के कारण हम इस चर्चा को कर रहे हैं आज, सबसे पहले मैं आपकी बात सुनना चाहती हूं। हालांकि मैं साथ में यह भी कहूंगी कि लोग मीडिया से भी यह सवाल पूछते हैं कि क्यों आप किसी क्षेत्र का वोटर का की जातियां बताते हैं, क्यों आप बताते हैं कि किस पार्टी ने किस जाति के कितने उम्मीदवारों को उतारा। और यकीन मानिए, हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं उस दौर की जब हमें यह बातें नहीं करनी हो, लेकिन घूम फिर कर बात वहां क्यों आ जाती है जब आप स्वयं, आपकी पार्टी खुद शुरुआत से विकास पर प्रहार कर रहे थे। आखिरी दौर में क्या कमी पड़ गई? जय हिंद। देखिए श्वेता जी, ये जो आप सवाल पूछ रही हैं, मुझे लगता है कि आए दिन अगर चर्चाओं को आप गौर से सुने, जहां पर भाजपा के जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, जब चर्चाओं में बार बार जात पात की बात कर रहे होते हैं, तो ये अफसोस की बात है कि उनसे ये प्रश्न नहीं उठाया जाता। जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी जातीय जनगणना की बात करती है चंद वर्ष पहले, फिर उसके बाद उससे मुकर जाती है, बार बार अपना जो स्थान है बदलती रहती है इस मुद्दे को लेकर के, तब उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाता। जब बिहार के अंदर पहले जातीय जनगणना करने वाली जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसका क्रिटिसिज्म होता है, उसकी आलोचना होती है, बाद में उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया जाता है, तब उसकी आलोचना नहीं होती, तब उसके ऊपर प्रश्न नहीं खड़े किए जाते। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जब वो जितनी आबादी उतना हक की बात करने वाली पार्टी, जब वो भाजपा की जो कूटनीतियां हैं, उनका जो अन्याय है उसकी तरफ इंगित करती है, तब जरूर इस बात का खेद सभी को होने लगता है। तो इसलिए सबसे पहले तो इस दोहरेपन की मैं आलोचना करती हूँ, निंदा करती हूँ। मुझे लगता है कि बड़े एक समानता से इस बात को देखा जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जो स्टांस है इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि जातीय जनगणना इस देश के अंदर एक एक्सरे की तरह उसका किया जाना जरूरी है, और उसी तरह से हम उसी संतुलन की बात कर रहे हैं। आज आपने राहुल गांधी जी का अगर भाषण सुना हो हरियाणा में, आज भी उन्होंने जब अफसरों की बात की, जब ये कहा कि 90 अफसर हैं, 100 रुपए में से सिर्फ 1 रुपए का जो निर्णय है वो कोई ओबीसी एससी एसटी का अफसर शायद कर रहा है, लेकिन बाकी सभी जो है उच्च जाति से आते हैं, तो ये बात क्यों ना की जाए, क्यों इस अन्याय को चुपचाप सहा जाए? श्वेता जी, इस बात का उत्तर तो हम सभी को ढूंढना भी होगा और देना भी होगा नहीं नहीं, अपनी। हम रणदीप सुरजेवाला के बयान पर, जो ब्राह्मणों को खासकर उन्होंने कहा है कि चुन चुन कर एनकाउंटर उनका किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी तो अभी तक विकास और अग्निवीर ऐसे मुद्दों को उठा रही थी, क्या हो गया कि आखिरी लैप में, लास्ट लैप की इस लड़ाई में बात शुरू हो गई है जाति की? आप एक व्यक्ति विशेष के एक भाषण विशेष की बात कर रही हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के का जो औपचारिक स्थान है इस पूरी बात को लेकर के उसकी बात कर रही हूं। हालांकि व्यक्ति विशेष के भाषण विशेष में भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो एक अन्याय की तरफ इंगित कर रहे हैं तो क्यों ना किया जाए। जब भारतीय जनता पार्टी ठीक है, तमाम तरह के हेट स्पीचेस करती है, तमाम तरह से टारगेटिंग करती है पर अनुसूचित यही तो फर्क आप और दिखाते, कांग्रेस पार्टी यही तो फर्क भी कहती है ना कि बीजेपी से उनका फर्क यही है कि वो देखिए नफरत की बात करते हैं, हम मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। मैं लौटती हूं आपके पास, लेकिन बिल्कुल है। राजीव जी। एक मिनट श्वेता जी, जी, ये फर्क बिल्कुल है, ये फर्क बिल्कुल है। लेकिन आप आज जहां राहुल गांधी जी की यात्रा हो रही है, वहां रणदीप सुरजेवाला जी नहीं, के एक रणदीप बयान सुरजेवाला हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं महिमा तो जी। और बिल्कुल है, जो बिल्कुल है, इसमें जो कोई दो राय लोग वहां नहीं, के हरियाणा के सोच रहे हैं कि कौन कौन कोई मुख्यमंत्री दो हो सकता है, उसमें एक चेहरा उनका भी है। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूं, आप उनके इतने सारे भाषण में से, इतनी सारी बातों में से एक बात उठा करके उस पर चर्चा करेंगी, और आज की यात्रा में जो न्याय की बात हरियाणा में हो रही है, जिस विजय संकल्प की स्थायी मुद्दों की, स्थानीय मुद्दों की बात हो रही है, उसकी बात नहीं करेंगी, तो ये तो अन्याय हुआ ना श्वेता जी। नहीं ठीक है, देखिए, चर्चा तो हम सारी बातों को, सारे बयानों को सुनाते हैं, लेकिन उसमें जिस बयान पर पलटकर आपके सामने वाली पार्टी जवाब देती है ना, तो चर्चा उस पर बन जाती है, क्योंकि सारे लोग उसकी चर्चा करने लगते हैं। आपकी बात भी सही है, हम राहुल गांधी की भी बात सुना रहे हैं और अपनी रिपोर्ट में भी हमने सुनाई कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। वैसे तो इंडिया गठबंधन यहां पर साथ में नहीं है आप, लेकिन ये जो बयानबाजी और ये जो राजनीति चल रही है, आप उससे सहमत हैं? देखिए श्वेता जी, इसमें दो तरीके की बातें हैं। जब हम जाति की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन की भी बात करते हैं कि जितने लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक जरूर होना चाहिए। डेमोक्रेसी की एक ये मेन आधारशिला, एक फंडामेंटल चीज है कि जितने लोग हैं उनको उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिले। अगर बिहार के अंदर अगर आप तमिल के आदमी को कुछ बना दें तो ऑब्वियसली लोगों को ये बहुत बुरा लगेगा।
तो जिसके जितने ज्यादा लोग हैं वो रिप्रेजेंटेशन हर पार्टी देती है, देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, हमने आतिश जी को जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाया तो अरविंद जी ने इस बात को देखा कि उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो एक पढ़ी लिखी महिला है, एक सुलझी हुई महिला है, बहुत लॉयल है जनता के प्रति भी, पार्टी के प्रति भी, अपने संगठन, अपने मुखिया के प्रति। तो सारी चीजें हमने देखी, क्योंकि जब तक आदमी खुद इस बात को महसूस नहीं करेगा कि वो जनता से जुड़ा हुआ है, तो वो मुख्यमंत्री या कोई नेता उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इन सब बातों कहने के बावजूद मैं ये भी कहूंगा कि कुछ पार्टियां जाति के नाम पे ही राजनीति करती है। जैसे आपने अपनी ओपनिंग कमेंट्स में बताया कि बीजेपी ने तो जाट वर्सेस राजनीति करी, जाट वर्सेस छत्तीस बिरादरी, ये इनका नारा था हरियाणा में। हरियाणा जिसके अंदर कभी झगड़ा नहीं हुआ, मैं मूल रूप से हरियाणा से आता हूँ, कभी जिंदगी में अंग्रेजों के टाइम पे जब दंगे नहीं हुए, एक शांत एरिया जहाँ दूध घी का खाना, वह नंबर 1 हरियाणा। हरियाणा देश सामने देश हरियाणा, वो नंबर 1 हरियाणा। जहाँ लोग शांति से रहते हैं, जहाँ खिलाड़ी एक से एक पैदा होते हैं, जहाँ जवान एक से एक पैदा होते हैं, जब किसानी के अंदर पूरे देश को जो अनाज देता है, नौजवान जहां पर नौकरी करने के लिए जब निकलता है तो उसके हाथ में और उसके दिमाग में दोनों में ताकत है। अगर आप दिल्ली में देखें तो पुलिस के अंदर, आप ट्रांसपोर्ट के अंदर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे हरियाणा के लोग दिखाई देंगे। तो इतना अच्छा प्रदेश जो इतने सारे मेडल लेके आता है, जबकि ये बिल्कुल भी बजट हरियाणा को नहीं देती है केंद्र सरकार, उस देश के साथ, उस प्रदेश के साथ में एक ऐसा सौतेला व्यवहार करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है बीजेपी इस बार बहुत बड़ी कीमत इस बात की चुकाने जा रही है कि हरियाणा के अंदर जो जाति पाति का झगड़ा इन्होंने करवाया, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत बीजेपी इस बार हरियाणा में चुकाने जा रही है। कोई बहुत बड़ी बात ना हो कि 2010 से पहले का जो उनका आंकड़ा रहता था कि 10 भी पार नहीं कर पाते थे, इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि 10 भी पार नहीं कर पाएंगे। चलिए, राजीव जेटली जी सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं कि ये जाति की राजनीति तो बीजेपी ने शुरू की, जाट वर्सेस नॉन जाट करके। श्वेता, पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं कि आपने जिसको व्यक्ति विशेष की जो आप टिप्पणी के ऊपर आज डिबेट कर रहे हैं, वो व्यक्ति विशेष का कहना क्या था पहले ये समझिए आप। वो व्यक्ति विशेष कहता है कि हम ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। मुझे हमारे तो घाव जो है ना वो हरे कर देती है कई बार कांग्रेस पार्टी। जब ये ब्राह्मण की बात करते हैं तो हमें पीवी नरसिम्हा राव साहब याद आ जाते हैं, जो लोगों की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं ब्राह्मण। उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को ये अपने यहां पर जगह तक भी नहीं देते हैं। कितना बड़ा अपमान ब्राह्मण का किया इन्होंने, इतना बड़ा अपमान, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण का अपमान करने वाले, उनको शर्म नहीं आई बोलते हुए। और आज देखिए इन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता को उसको व्यक्ति विशेष कहना पड़ गया, जो इनकी पार्टी में अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं, वो इनकी नजर में व्यक्ति विशेष है। तो आप ये सोचिए, जिस पार्टी के अंदर अपने नेता को ही व्यक्ति विशेष बोला जाए तो उसकी लीडरशिप कहां पर खड़ी होगी, इसका अंदाजा लगा लीजिए। कुमारी शैलजा है, कुमारी शैलजा बीच में नहीं, प्लीज कुमारी बीच में नहीं, भाषण सुना आपका मैंने अभी। मैं कह रहा हूं कि जब जिस पार्टी के अंदर एक नेता दूसरे नेता का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो पार्टी, जनता कैसे उसको स्वीकार कर लिया। आप सोचिए, कुमारी शैलजा से पूछिए कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सीधे तौर पे ना कह रही हैं, और वो कह रही है मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछिए क्या आप स्वीकार करेंगे? वो मना कर देते हैं। और तीसरा जो सा नेता अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मानता है, उसको इनके प्रवक्ता इन्हीं व्यक्ति विशेष बता दिया, एक बार भी नाम नहीं लिया अभी तक। तो आप ये सोचिए, जिस पार्टी के अंदर नेताओं का ही कैरेक्टर ना हो, उन जिनका अपना खुद का कैरेक्टर ना हो, जनता उनके ऊपर कैसे विश्वास करेगी? अब ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, बताइए। मैंने तो पहले ही बोला आपको, सबसे ज्यादा अपमानित अगर ब्राह्मण हुआ है तो कहां हुआ है? हम पर तो इल्जाम लगाते थे ना कि ब्राह्मणों की पार्टी है ये। अब हमने जब दिखा दिया कि हम दलितों की पार्टी है, हम ओबीसी की पार्टी है, हम ब्राह्मण की पार्टी है, हम राजपूत की पार्टी है, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की पार्टी है, उस वक्त पे ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। इसलिए कहा कि कई बार तोल मोल के बोला करिए। अरे हमें पीवी नरसिम्हा राव साहब बार बार याद आते हैं। शायद हमने आज 1-1.5 साल के बाद ये टिप्पणी दोबारा से करने की हमारे को नौबत आई है, क्योंकि ब्राह्मण के अपमान के ऊपर चर्चा हो रही है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की रगों में बसती है। हरियाणा की जनता की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, कुमारी शैलजा की सुरक्षा की जरूरत है। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को सुरक्षा हमने दी, जब उनकी गर्दन तोड़ी तब हम ही थे अस्पताल में पहुंचने वाले। आप बताइए, अभी तक तो कुमारी शैलजा जब कोप भवन में बैठी थी तब भी इनको कोई पूछने के लिए नहीं गया। आज राहुल गांधी को नौबत यह आ गई, 2 हाथों को जोड़ करके बीच में निकलना पड़ा कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। पिक्चर को दोबारा से वीडियो को चला करके देखिए, कुमारी शैलजा हाथ झटक रही हैं अपना। राजीव जी, अगर मुख्यमंत्री के चेहरे कितने हैं और दावेदार कितने हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से आप लोग आराम से उंगली एक दूसरे के ऊपर उठा पाएंगे।
क्योंकि दोनों तरफ ऐसी महत्वाकांक्षा वाली चीज तो रहेगी। महिमा जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले मैं बाकी मेहमानों को भी एक बार जोड़ लूं। प्रतीक सोम जी, इस बात को बिना अनुत्तरित जाने देना अच्छा नहीं, फिर आप कोई ऐसी बात बोलेंगे कि उनको जवाब देना होगा, फिर तो आप ही दोनों के बीच डिबेट हो जाएगा। एक बार सबकी बात सुन लेते हैं, फिर आप वापस अपनी बात रखिएगा, समय है अभी। प्रतीक सोम जी, हालांकि गठबंधन चाहे आपकी पार्टी का हो, जहां पर हम जेजेपी को हम चंद्रशेखर की पार्टी के साथ हम देखते हैं, जातियों का संतुलन बनाने की कोशिश, जाट वर्सेस गैर जाट की राजनीति हरियाणा में, आखिरी दौर आते आते ब्राह्मणों की बात कर देना, योगी आदित्यनाथ ने भी मंच से बहुत चुभती हुई बातें कह दी हैं। ये सारी चीजें किस तरफ जा रही हैं इस समय? श्वेता जी, अपना सबमिशन देने से पहले मैं एक व्यंग बोलना चाहूंगा। राम याद रहे, रावण भी रहे, भुलाई सिर्फ सीता जाती है। ये जो दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, अगर आप इनका राजनीति का हरियाणा के अंदर इतिहास उठाकर देखेंगे तो इनका मेन एजेंडा होता है जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स। जो 35 और 36 बिरादरी का ये भारतीय जनता पार्टी एक नया एजेंडा लेकर आई है, और अब नूह और मेवात की घटनाओं के बाद जो धर्म के ऊपर जो तुष्टीकरण ये करना चाहते हैं, हरियाणा का वोटर ये जानता है कि ये सब विभाजनकारी षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं है। आज हमारी पार्टी जब ये बात करती है, हमने किसी भी जाति के ऊपर एक भी स्टेटमेंट नहीं दी कि हम ब्राह्मण को उतार रहे हैं, हम दलित समाज के लीडर को उतार रहे हैं। हम युवाओं को मौका दे रहे हैं और हम मौका दे रहे हैं वुमेन को। हमारा बड़ौदा का कैंडिडेट दीपक 26 साल का एडवोकेट है, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, यूनिवर्सिटी लेवल पे काम करता है। ऐसी एक राजनीतिक पौध को दुष्यंत चौटाला हरियाणा के अंदर लेकर आ रहे हैं जो आने वाले 40 साल तक काम करेगी। ये आज का जमाना, श्वेता सिंह जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और राजनीतिक पार्टियां बात कर रही है कि जाट नॉन जाट दलित समाज, इनकी आप स्टेटमेंट्स देखिए। कुमारी शैलजा जी को लेके हमारी इतनी बड़ी नेत्री है, ठीक है वो दूसरे पॉलिटिकल कैंप की हैं, लेकिन हाँ 4 लाख के मार्जिन से सिरसा से जीत कर आई है। उनके लिए जो स्टेटमेंट्स दी गई वो मतलब हम लोगों को भी शर्म आती है कि इतनी बड़ी लीडर होने के बावजूद कांग्रेस उनको किस तरीके से साइडलाइन कर रही है। और बीजेपी के जो विभाजनकारी टैक्टिक्स है, हरियाणा की जनता इनसे अब ऊब चुकी है, इसके अंदर कुछ नहीं बचा है। हाँ, दुष्यंत चौटाला जी जो नई तरीके की राजनीति लेकर आ रहे हैं, चंद्रशेखर जो साथ जोड़े हैं, मेरे को लगता है ग्राउंड पे हम बहुत कुछ चेंज करेंगे। और सिर्फ यही वाले चुनाव नहीं, हमारा जो गठबंधन हुआ है, हमने बोला है ये अगले 40 साल की राजनीति को डिफाइन करेगा, जिसमें हम युवाओं को आगे लेकर जाना चाहते हैं और वुमेन रिप्रेजेंटेशन लेकर आना चाहते हैं। तब जब हम सत्ता में थे तो 50% जो महिलाओं को हमने पंचायती राज में आरक्षण दिलाया। आप आज ग्राउंड पे जाके देखिए, सरपंच जो हैं वो महिलाएं हैं। क्यों है? 50% वुमेन को रिजर्वेशन दुष्यंत चौटाला लेकर आए। जो आज बेरोजगारी का सबसे बड़ा इशू है हरियाणा के अंदर, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। जाट नॉन जाट दलित इन सब चीजों की बात हो रही है। आप बताइए ना कि 75% रोजगार बिल कौन लेकर आया हरियाणा के अंदर? इस तरह की इनोवेटिव थिंकिंग चाहिए। जमाना बदल रहा है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ जाति के ऊपर लोगों के वोट मांगते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो कोई काम नहीं करते।